स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएल सर साइंस क्लासेस अकलेरा। इस क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान का पेपर हल करेंगे। कक्षा 9 है आपकी, इसका पेपर हल करने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा पेपर हल करेंगे हम। कक्षा 9 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025-26 का पेपर है, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा में हुआ है आपका। देखिए ध्यान से, ये आपका पूर्णांक 70 नंबर का था और समय 3 घंटे 15 मिनट थे। चलिए देखिए ध्यान से। प्रश्न पहला कहता है कि बर्फ का गलनांक होगा, तो यहाँ पर आपका 273.15 के होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, बल के लिए सही कथन है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। एफ बराबर एम इंटू ए, ऑप्शन सी वाला सही है दूसरे में। तीसरा प्रश्न देखिए, अधातु तत्व की पहचान करो, तो अधातु कौन है भाई? हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। बाकी सब धातु है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो दूध आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दूध। अगला प्रश्न है आपका, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है, तो के। पोटेशियम का कौन प्रतीक है भाई? के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विपरमाणु अणु है, तो कौन है? नाइट्रोजन, है ना। कौन है भाई? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, Cl आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितनी होती है? 18। डी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का किया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही है आपका। अगला प्रश्न देखिए, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन संश्लेषण स्थल होता है, तो अंतःप्रदेवी जालिका में। ऑप्शन ए वाला सही है। यह आपके एमसीक्यू व्यवस्थित प्रश्न है। अब आपके प्रश्न के टाइप बदलते हैं, रिक्त स्थान आता है। तो पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः पदार्थ की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दूसरा प्रश्न है, पादप की पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं, तो स्टोमेटा, जिसे रंध्र कहते हैं ना। रिक्त स्थान भर देंगे। तीसरा देखिए, वाहनों में ईंधन के रूप में पदार्थ का उपयोग होता है। सीएनजी भी लिख सकते हैं, पेट्रोल लिख सकते हैं, डीजल, है ना। लेकिन सीएनजी और एलपीजी भी लिख सकते हैं भाई। चारों में से एक लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। पेट्रोल को कम लिखना अच्छा रहेगा आपके लिए, पेट्रोल डीजल, है ना। देखिए, क्योंकि वाहनों में ईंधन के रूप में ले रहे हैं ना पदार्थ, तो लिख देंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सीएनजी एलपीजी ज्यादा चल गई ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं भाई पेट्रोल डीजल से नहीं चल रहा है बिल्कुल। चारों में से एक भी लिख दोगे तो भी आपका राइट माना जाएगा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। अगला देखिए, न्यूरॉन के लंबे पर्वत, है ना, को कहा जाता है, तो एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। अगला देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो क्या कह दिया? त्वरण कह दिया। प्रिय बच्चों अगला देखिए, किसी वस्तु का भार उसके के समानुपाती होता है, तो किसके? द्रव्यमान के। जल में H2 है, O2 के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव होता है, तो 1:8 होता है। अगला देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को करते हैं, तो क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला देखिए, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। 3 अवस्था है, जैसा कि आपको पता है, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न देखिए, द्रव धातु तत्व का नाम लिखिए, तो पारामरकरी। कौन हो जाएगा? पारामरकरी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आया था, आयन को परिभाषित कीजिए। उत्तर में लिखोगे, एक ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह है जिस पर शुद्ध विद्युत आवेश होते हैं, आयन कहलाता है। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला देखिए, एक कोशिकीय जीवों के नाम बताना है। तो आपको पता है एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशियम होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मरुद पौधों, मरुविद या मरुविद पौधों है ना, इसको मरोदभिद बोलते हैं ना, मरोदभिद पौधों की बाहरी सतह पर किस रासायनिक पदार्थ का जमा होता है? तो क्यूटीन का। किसका होता है भाई? क्यूटीन का। अगला प्रश्न है वेग का मात्रक लिखिए। तो मीटर प्रति सेकंड, एम प्रति एस, है ना। अगला प्रश्न कहता है कि क्वथनांक को परिभाषित करो। तो वह निश्चित तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है और वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में बदल जाता है, उस द्रव को क्वथनांक कहते हैं। उत्तर भी मैंने इधर लिख रखा है ना। क्वथनांक को परिभाषित कर दिया हमने। अगला देखिए, दाब का सूत्र लिखिए। तो अपन ने लिख रखा है P बराबर F प्रति A, है ना। अगला देखिए, बिल्कुल ये प्रश्न 2 क्लासों में आया आज के दिन ही। डीएनए का पूरा नाम 10वीं में भी यही आया, बिल्कुल। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एसिड को अपन क्या बोल सकते हैं? अम्ल। क्या बोल सकते हैं? अम्ल। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक कण को उस, है ना, प्रत्येक कण को उस बल से आकर्षित करता है जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्तनुगामी होता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण, है ना। त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कह दिया अपन ने? त्वरण बोल दिया। क्या बोल दिया? त्वरण बोल दिया। अगला प्रश्न है, नारियल का रेशा किस प्रकार के उत्तक से बना होता है? नारियल के जो रेशे रहते हैं वो किस प्रकार के उत्तक से बने होते हैं? तो माय डियर, स्क्लेरना काइमा, स्क्लेरना काइमा के बने होते हैं। चलिए इसी के साथ देखेंगे अगले प्रश्न को। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा तो p बराबर mv, p बराबर mv होगा, है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि गति का दूसरा समीकरण लिखिए। गति का दूसरा समीकरण लिखना है अपन को। तो लिखते हैं भाई s बराबर यू टी, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। गति का दूसरा समीकरण है दूसरा वाला, ठीक है ना। किसका? गति का। एक प्रश्न घूम के आया, इसे ध्यान से देखिए। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा इसे। वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं अपनी कोशिका झिल्ली के चारों ओर बाहरी पदार्थ जैसे पोषक तत्वों और बैक्टीरिया को घेर कर अंदर ग्रहण करती हैं, एंडो एंडोसाइटोसिस कहलाती है ना। अगला देखिए, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही गैस या वाष्प में बदल जाता है ना, वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण, चाय कॉफी धीरे धीरे ठंडी हो जाना, कपड़े का धूप में सुखाना। अगला प्रश्न देखिए, विलयन के 3 गुणधर्म लिखो। तो एक तो समांगी मिश्रण है, दूसरा नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, तीसरा कण छोटे छोटे होते हैं, है ना, कण छोटे छोटे होते हैं और प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना, विद्यमान तत्वों के नाम लिखना पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H और Br तत्व विद्यमान होते हैं। पोटेशियम सल्फेट में K, S और O तत्व विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन और सोडियम, कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो कार्बन के लिए 6 है तथा सोडियम के लिए 11 है ना। और ऐसे लिखेंगे तो 2 4 और इधर 2 8 1। देखिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक और
यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर करना है अपन को। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखेंगे अपन इनका आकार छोटा होता है, और यूकैरियोटिक में लिख देंगे इनका आकार बड़ा होता है ना, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। और प्रोकैरियोटिक में वापस लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे एक क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, है ना, एक क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक में लिख देंगे अनेक क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न कहता है आपका, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? ताकि वह जड़त्व के कारण गिर ना जाए, इसलिए रखा जाता है। प्रिय बच्चों, आपके सारे आंसर मिला ले तो कितने सही करके आए हो आप पेपर में, है ना। अगला प्रश्न देखिए, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो पहले लिखोगे रासायनिक परिवर्तन में, तो वह परिवर्तन जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन जिनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन भौतिक गुणों में नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है आपका लोहे पर जंग लगना, है ना, लोहे पर जंग लगना। भौतिक परिवर्तन में लिख दोगे आप वह परिवर्तन जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण पर लिख दोगे जल का वाष्पीकरण, फलों से सलाद का बनना, फलों से सलाद का बनना। इसी के साथ देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो देखिए Ca का लगभग 40 है, और है ना, Ca का लगभग कितना है 40 है, और Cl का लगभग 35.5 है। तो 40 प्लस, है ना, ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 35.5 बराबर 40 प्लस 71 बराबर 111 U होता है। ये रहा इसका आंसर। अगला देखिए, यदि तत्व परमाणु क्रमांक Z3 हो तो तत्व की संयोजकता नाम और प्रतीक लिखिए। तो तत्व तो हो जाएगा आपका लिथियम है, जिसकी संयोजकता 1 है और प्रतीक Li है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 1 है। प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से। अगले प्रश्न को देखेंगे आप, वो भी बिल्कुल ध्यान से देखना है प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न ही शानदार है। 10वीं बोर्ड में भी यही प्रश्न है आपका, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया सरल स्थायी उत्तक को विस्तार से व्याख्या करो, आवश्यक चित्र बनाइए। लेकिन अपन अथवा वाला कर देते हैं कि चित्रों की सहायता से तंत्रिका उत्तक का विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये तंत्रिका उत्तक का चित्र बना दिया मैंने। धुर्मिका, केंद्रक, तंत्रिकाक्ष और कोशिकाकाई, है ना। अब तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन, केंद्रिका, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन, केंद्रिका या केंद्रक, कोशिकाकाई, धुर्मिका, सहायक अंगे। और तंत्रिका उत्तक की व्याख्या करने की किराया ना है, तंत्रिका उत्तक की व्याख्या करने की किराया। तो अपन व्याख्या कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। कि यह एक प्रकार का उत्तक है, यह एक प्रकार का उत्तक है जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह एक प्रकार का उत्तक है जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ना। कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, है ना। अंग से अंग तंत्र बनता है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हो जाएगा। प्रिय बच्चों, अगला देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 45 दिया है आपका, बहुत प्रश्न आए इसमें। देखिए कि जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। जड़त्व के नियम की व्याख्या करनी हमें, तो इसमें लिख देंगे हम कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे, है ना। ये स्थिर अवस्था, है ना, एक समान गति या विराम अवस्था, तीनों का मतलब तीनों में से एक यूज कर सकते हो, तीनों में से एक लिख सकते हो आप, है ना।
तो कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी से 4 सेकंड में तय करती है तथा पुण्य 16 मीटर की दूरी से 2 सेकंड में तय करती है। अब देखिए पहली दूरी है डी मान लेंगे ना, दूरी को डी 16 मीटर। पहला समय t1 बराबर 4 सेकंड, दूसरी दूरी है d2 बराबर 16 और दूसरा समय t2 बराबर 2 सेकंड। कुल दूरी है ना, तो d बराबर d1 प्लस d2 बराबर 16 मीटर है ना, प्लस 16 मीटर तो है ना 32 मीटर होगी। कुल समय t बराबर t1 प्लस t2 बराबर 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। और औसत चाल ज्ञात करनी थी अपन को, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है, औसत चाल का सूत्र क्या होता है माय डियर, देखिए ध्यान से। औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है कुल तय की गई दूरी बटा कुल तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, तो 32/6 कर देंगे अपन और बराबर कितना आ जाएगा 5.33 5.33 आ गया, कितना आ गया 5.33 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड है ना। अगर अथवा के करते तो अथवा में द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखना होता, द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखना होता है। और बी वाले में फिर करना पड़ता है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 N न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो अपन ने ये नहीं करके कौन सा कर दिया, ऊपर वाले 2 कर दिया ना, ऊपर वाले अपन ने 2 कर दिए। प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही था। क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था जो कि हमने हल कर लिया 2025-26 का विज्ञान का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।